नमस्कार दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आज हम देखेंगे कि इसकी बॉन्डिंग मतलब डीएनए की बॉन्डिंग कैसी होती है। कल हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और क्या होता है डीएनए, ये पढ़ा है। और आज हम लोग देखेंगे कि इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है। जो 3 कंपोनेंट हमने कल बताया था, शुगर और नाइट्रोजनस बेस और तीसरा था फास्फेट। तो ये तीनों में बॉन्डिंग होती कैसे है। ये शुगर हो गई, आपकी पेंटोज शुगर थी। पेंटोज में वो भी कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर थी। तो ये देखिए, ये हो गया आपका पेंटोज शुगर। ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे होता है H, और यहाँ पे होता है थर्ड पोजीशन पे OH होता है, और यहाँ पे आपका OH होता है और H होता है। और ये फोर्थ पोजीशन पे एक H लगा रहता है, और ऊपर CH2 होता है, और इसके साथ OH लगा होता है। ये हो गई आपकी पेंटोज शुगर, वो भी कौन सी, डीऑक्सीराइबोज वाली। ये कौन सी शुगर हमारी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब हम लोग देखेंगे ये जो OH है और ये जो OH है और ये जो OH है, यही तीनों OH बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। किसके, मतलब डीएनए बनाने के। ये जो OH है ये जुड़ता है किससे, नाइट्रोजनस बेस से। ये फर्स्ट पोजीशन का जो OH है, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ पोजीशन हो गई, ये फिफ्थ पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन का OH जो है ये जुड़ता है किससे, नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है। और फिफ्थ पोजीशन का OH जुड़ता है, रिएक्शन करता है फास्फेट से। और यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन का OH होता है, ये भी रिएक्शन करता है फास्फेट से। तो ये होता है। अब देखिए, अगर जब इसमें फास्फेट जुड़ गया, शुगर हो गया और नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये तीनों मिलके हो गए न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये हो गई आपकी शुगर, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ेगा, मान लीजिए प्यूरिन वाला जुड़ रहा है तो कलम से बना देना, नहीं तो बहुत मोटा हो जाएगा, जगह कम यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आके जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है यहाँ पे 1,9 ग्लाइकोसिडिक, प्यूरिन की 9th पोजीशन की नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होती है, इसलिए 9 होता है, 1,9 होता है। NH होता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी N होता है, और यहाँ पे NH2 होता है, NH2, और यहाँ पे होता है कीटो ग्रुप। ये आपकी हमने जोड़ी कौन सी, अब उसको कल बताए थे हम लोग, कल बताए थे। तो प्यूरिन जोड़ी, प्यूरिन में से कौन सी है ये प्यूरिन में से है ग्वानिन है, ग्वानिन को हमने जोड़ दिया है। तो ये देखिए आपकी हो गई, आपका हो गया शुगर, और शुगर के साथ ये शुगर हो गया, ये प्लस नाइट्रोजनस बेस हो गया, दोनों मिल के बन गए क्या, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड हो गया। और फास्फेट जब जुड़ जाएगा तो इसमें तीनों चीज़ जोड़ के दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी शुगर हो गई बीच में, पेंटोज शुगर, थोड़ा ऊपर कर दें, हम कैमरा भूल जाते हैं सही करने को। ये हो गई फर्स्ट पेंटोज शुगर, और यहाँ पे आपका जुड़ गया बॉन्डिंग, आपने देखा 1,9 की थी यहाँ पे, ये 9th पोजीशन थी इसकी, और ये शुगर की फर्स्ट पोजीशन, ये 9th पोजीशन है। तो ये जो बॉन्डिंग हो गई है, इसका नाम होता है 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये होता है 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये जो है
प्यूरीन के बजाय पिरीमिडीन से जुड़ेगा। जब शुगर प्यूरीन के बजाय पिरीमिडीन से जुड़ेगी, ये तो होगी प्यूरीन के लिए। अगर प्यूरीन से जुड़ रहा है तो 1 उसकी 9th पोजीशन होती है, ये हो गई प्यूरीन के लिए। प्यूरीन में कौन कौन थे? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जुड़ेंगे 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अगर पिरीमिडीन होगा, पिरीमिडीन होगा तो होगा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1,3, मतलब प्यूरीन का जो होगा वहाँ पे 3rd पोजीशन वाला नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा, ग्लाइकोसिडिक। बॉन्ड। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड की बॉन्डिंग, उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया है किससे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब वो कुछ भी हो सकता है, जो डिपेंड करेगा मतलब वहाँ पे कौन सा वो नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है। और यहाँ पे ये आपका आ जाएगा CH2, और इसके बाद यहाँ का जो OH है वो रिएक्शन करेगा फास्फेट से। तो रिएक्शन करेगा तो वो जुड़ेगा यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड से। ये हो गया ईस्टर बॉन्ड। ये कहाँ गया? हाँ, ये हो गया ईस्टर बॉन्ड। ये पूरा तो COO ये पूरा मिला के होता है। ये देखिए, ये पूरा मिला के होता है ईस्टर बॉन्ड, इसे कहते हैं। कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट भी जुड़ गया, नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ गया, शुगर भी जुड़ गई। तो ये हो गया फास्फेट जुड़ गया प्लस शुगर जुड़ गई और प्लस नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया, तो बन गया ये न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा मिला के हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब यही न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाते हैं स्टैंड, एक DNA का स्टैंड बनाते हैं। अब देखिए इसमें ये था पोजीशन 5th कार्बन का। 5th कार्बन पे जुड़ रहा है फास्फेट, और यहाँ पे भी 3rd और नेक्स्ट जब ये जुड़ता है तो खुद में न्यूक्लियोटाइड में जो जुड़ता है फास्फेट तो 5th कार्बन से जुड़ता है, और नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है 1st कार्बन से। ये 1st कार्बन था, ये 5th कार्बन, और 3rd कार्बन से जुड़ता है आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो 3rd कार्बन से शुगर के जुड़ेंगे। जैसे देखिए इसमें आपको हम ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ के हो गया, बन गए तीनों कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड बना लिए। अब न्यूक्लियोटाइड जो है मिल के बनाएंगे DNA के स्टैंड ऑफ DNA जो होगा वो कैसा होगा? ये देखिए, ये शुगर हो गई, और यहाँ पे आपका कार्बन CH2 हो गया, और यहाँ पे आपका फास्फेट जुड़ गया, और यहाँ पे जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट शुगर जुड़ेगी, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। ये पूरा था न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, पूरा लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, अब ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो होगा उससे जुड़ेगा। देखिए, ये फास्फेट से जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड बनाएगा नेक्स्ट CH2 से, ये फिर शुगर यहाँ पे आ जाएगा, शुगर का OH, और फिर ऐसे नाइट्रोजनस बेस, और फिर यहाँ पे 3rd पोजीशन पे P जुड़ेगा, फास्फोरस जुड़ेगा, और फिर जो होता है ऐसे ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के। देखिए, ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड था
ये वाला नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हुआ ये। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा तो यहाँ पे CH2 होगा, फिर यहाँ पे OH वो हो गया, और फिर इसके बाद कुछ ऐंठते हुए देखिए, दिख रहा कि नहीं, ऐंठ रहा, मतलब इसको हम सीधा बना दे रहे हैं कर करके, लेकिन ये DNA लग रहा टेढ़ा होता जा रहा है। तो यही टेढ़ा होने की वजह से वो DNA टेढ़ा हो के ऐंठ जाता है, इसी टेढ़े होने की वजह से। तो ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आपका फिर से ये वाला हुआ। तो अब देखिए ये 5th पोजीशन है, ये भी 5th पोजीशन है, ये यहाँ पे 3rd पोजीशन हुई। ये न्यूक्लियोटाइड का इधर देखिए 5th एंड खाली है, तो मतलब यहाँ का जो OH होगा 5th पोजीशन वाला फास्फेट का, यहाँ पे OH खाली है। और ऐसे यहाँ पे देखिए 3rd पोजीशन हो गई, यहाँ पे 5th पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे जो है इसका 3rd पोजीशन, और यहाँ इस पे जो OH होगा वो खाली होगा। तो ये 3rd पोजीशन की OH तो खाली है, और ऊपर 5th पोजीशन की OH खाली है। ये 3rd की है, ये 5th की है, तो इसी 5th पोजीशन के लिए 5 डैश कहते हैं, और ये 3rd के लिए 3 डैश कहते हैं। तो आपने सुना होगा DNA में 2 स्टैंड होते हैं, एक ऐसे ऐसे करके होता है ना, ये आपने देखा है, और ऐसे 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 सुना ना। तो एक जो कहा जाता है दोनों स्टैंड DNA के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब एक जो होता है 5 डैश टू 3 डैश होता है, तो दूसरा 3 डैश टू 5 डैश होता है एंड। तो मतलब ये जैसे एक स्टैंड है तो दूसरा उसके उलट के लगेगा, इस पर जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाइंडिंग से जब जुड़ेगा। तो आपको जोड़ के दिखाते हैं। ये स्टैंड ऑफ DNA का मतलब स्ट्रक्चर हो गया, कैसे जुड़ता है एक दूसरे से। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गए, जो मेन चीज़, इसका जो बॉन्ड होता है, ये जो एक दूसरे से जुड़ रहा है, ईस्टर बॉन्ड था यहाँ पे। तो एक देखिए, ये एक ईस्टर बॉन्ड तो ये वाला हो गया, और दूसरा ईस्टर बॉन्ड यहाँ से जुड़ गया, ये वाला। तो इसीलिए कहा जाता है, इसमें पाया जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोरस इसका कैसे जुड़ रहा है, डाइस्टर बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो इसमें पाया जाता है फास्फो, PH होता है, फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ये हो गया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक ईस्टर बॉन्ड हो गया, ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड हो गया, तो 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गए। तो एक ईस्टर बॉन्ड हो गया तो मोनो होता है, 2 हो गया तो डाई ईस्टर बॉन्ड हो गया। फास्फेट से जुड़ रहा है इसलिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ समझे। आगे देखते हैं हम लोग DNA के दोनों स्टैंड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो DNA में जो होता है, मेन चीज़ होता है बाहर जो निकला रहता है, ये देखिए, फिर से बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए आपका ये शुगर हो गया, शुगर से लग गया नाइट्रोजनस बेस, यहाँ से जुड़ गया C से फास्फेट, फिर यहाँ से जुड़ा फास्फेट और CH2, फिर यहाँ से जुड़ गया दूसरी शुगर, शुगर का नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पे 3rd पोजीशन से अगला फास्फेट जुड़ेगा, अगले फास्फेट से अगली शुगर जुड़ेगी, CH2 यहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों ध्यान नहीं दिए कैमरे के आपके। अब इसमें जो ये देखिए, जिसमें शुगर और फास्फेट ये चीज़ें होती हैं, ये जैसे लगता है रीढ़ की तरह है, उसमें डंडी निकली हैं, अंग निकले हैं। तो इसको कहते हैं DNA का बैकबोन ऑफ द DNA। क्या कहते हैं, जिसमें होता है बैकबोन ऑफ DNA। क्या क्या होता है इसमें, इसमें होता है शुगर प्लस फास्फेट, फास्फेट प्लस शुगर होता है। अब यही से एक स्टैंड जो है दूसरे जो है स्टैंड से जुड़ेगा। दूसरा जैसे मान लीजिए ये 5th वाला था, 5th डैश था, तो यहाँ पे
वो एच वाला होगा 3' होगा। तो दूसरे का जो शुगर होगा उसको उल्टा करके बनाना पड़ेगा, तो उसका नाइट्रोजनस बेस यहाँ आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे ग्वानिन होगा तो यहाँ पे आएगा साइटोसिन, तो साइटोसिन होगा तो 3 हाइड्रोजन बांड से जुड़ेगा अगले का नाइट्रोजनस बेस शुगर का। फिर उसके बाद यहाँ शुगर होगी उसकी, एस फॉर शुगर, और फिर यहाँ से उसका फास्फेट होगा। इस फास्फेट से इसका नेक्स्ट वाला जो होता है, ये मान लीजिए अगर एडेनिन है तो ये थायमिन हो जाएगा, थायमिन नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। नाइट्रोजनस बेस से शुगर जुड़ेगी, शुगर से फिर नेक्स्ट फास्फेट जुड़ेगा, नेक्स्ट फास्फेट से ऐसे न्यूक्लियोटाइड। इसको हम बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, मतलब पूरा बहुत लंबी हो जाता है। और मान लीजिए 3 वाला नाइट्रोजनस बेस हो गया, तो यहाँ से फिर जुड़ गया शुगर, और शुगर से ये फास्फेट से जुड़ा है, इससे जुड़ा है डायरेक्ट, ये नहीं, ये शुगर फास्फेट से जुड़ा है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका था ये फर्स्ट पोजीशन, और लेकिन यहाँ पे इसका फास्फेट ऊपर खाली है, वो एच वाला यहाँ पे, तो ये 3' है इसका, 3' इंड होगा। और यहाँ पे जो खाली हो रहा शुगर का यहाँ पे 5' इंड खाली होगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट फास्फेट के लिए जुड़ने के लिए यहाँ वेज खाली होगा, तो वो 5' का होगा। ये 3' ये 5', मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जुड़ेंगे। अभी हमने दिखाया था इसमें, इधर कहाँ चला जाता है, हाँ अभी देखिए इसमें जो दिखाया था हमने पीछे, ये दिखाया था, ये देखिए एंटी पैरेलल बना के दिखाया था आपको, ये दिखाए थे ये वाला एक दूसरे के मतलब अपोजिट में जुड़ते हैं। तो अब ये तो हो गई, दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़ते हैं कैसे, तो बांड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बांड होता है। और देख लीजिए कौन कौन से बीच में, किस किस के बीच में कितने हाइड्रोजन बांड होते हैं। अगर प्यूरीन ये होता है हमेशा प्यूरीन पिरीमिडीन के सामने आता है, ये जान लीजिए, प्यूरीन जो होता है पिरीमिडीन के सामने आएगा, प्यूरीन हमेशा पिरीमिडीन से जुड़ेगा, चाहे वो ट्रिपल बांड से जुड़े चाहे डबल बांड से जुड़े, मतलब हाइड्रोजन बांड हो, 2 हाइड्रोजन बांड हो यार, तो पिरीमिडीन के सामने आएगा, हमेशा प्यूरीन पिरीमिडीन के सामने ही आएगा, जिससे क्या हो कि मतलब ये डिस्टेंस मेंटेन रहे। जैसे देखिए डीएनए है, डीएनए की ये डिस्टेंस मेंटेन रखनी है इनको, अगर ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो होती है, ये वाली डिस्टेंस, दोनों डंडों के बीच की डिस्टेंस जो होती है बराबर रखनी होती है, नहीं तो एक डंडा बड़ा एक छोटा तो टूट जाएगा, ये मतलब बच्चे का नहीं, ऐसे ऐंठा रहता है, ऐंठ के रहता है ना, जैसे एक दूसरी चीज़ें एक दूसरे से ऐंठ जाती हैं, मतलब 2 चीज़ लेके 2 रसरी लेके ऐंठेंगे और बीच में डंडी लगाएं बराबर की सीढ़ी को अब देख लीजिए, सीढ़ी को अगर ऐंठे तो लेकिन वो डंडे के बीच में बीच का डंडा जो है जब बराबर जगह रहता है, बराबर रहता है डंडा, तो वैसे ये प्यूरीन के सामने हमेशा पिरीमिडीन आता है, तो डंडा जो होता है जगह जो होती है उसमें बराबर होती है। तो प्यूरीन में हम लोगों ने कल देखा था कौन कौन से थे, प्यूरीन में थे एडेनिन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एडेनिन और ग्वानिन थे, और पिरीमिडीन में जो डीएनए में आता है वो था साइटोसिन और थायमिन। ठीक, तो ये पिरीमिडीन हमेशा प्यूरीन के सामने आएगा, लेकिन देखिए इसमें जो होता है ये कौन सा, ये एडेनिन जो होता है ये 2 हाइड्रोजन बांड से जुड़ता है। कितने हाइड्रोजन बांड, 2 हाइड्रोजन बांड से। और इसमें थायमिन जो होता है 2 हाइड्रोजन बांड से जुड़ता है, और ये दोनों 3 हाइड्रोजन बांड से जुड़ते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन कितने हाइड्रोजन बांड से, 3 हाइड्रोजन बांड से जुड़ते हैं। जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो यही आएंगे, एडेनिन के सामने थायमिन आएगा और ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा। और हाइड्रोजन बांड की संख्या कितनी होगी, अगर एडेनिन होगा तो उसके सामने साइटोसिन आएगा, तो उसमें 2 हाइड्रोजन बांड, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एडेनिन आ गया तो इसके सामने 2 हाइड्रोजन बांड से जुड़ेगा थायमिन, और अगर ग्वानिन आएगा इसके सामने तो साइटोसिन आएगा हमेशा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आलू के साथ टमाटर आता है हमेशा, और गुड़ के सामने चीनी आती है, मीठे के साथ सब्जी के साथ, तो आलू के साथ टमाटर और गुड़ के साथ चीनी, ऐसे याद कर सकते हैं। एडेनिन जो है
थायमिन के साथ जुड़ेगा हमेशा, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ हमेशा जुड़ेगा। ये हमेशा जुड़ेगा, कभी मतलब बदलेगा नहीं। जब भी अगर जुड़ना है, अगर एडनिन है तो सामने थायमिन ही हमेशा आएगी, और ग्वानिन अगर जो है तो उसके सामने साइटोसिन ही आएगी हमेशा। तो आप यहाँ पे बना के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ये मान लीजिए नाइट्रोजनस बेस के स्टैंड है, तो हम बना दे रहे हैं एग्जाम्पल में। ये मान लीजिए एडनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये भी साइटोसिन है, ये एडेनिन है, 3 3 5 अच्छा, और ये मान लीजिए थायमिन है। तो इसके सामने हमेशा कौन कौन से आएंगे, ये देखिए दूसरा वाला बना दो, इसके सामने आ जाएगा, इसके एडेनिन है तो इसके सामने हमेशा थायमिन आ जाएगा, और ग्वानिन है तो इसके सामने साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन आ जाएगा, और साइटोसिन है तो फिर इसके सामने ग्वानिन आ जाएगा, एडेनिन है तो इसके सामने थायमिन आ जाएगा, थायमिन है तो इसके सामने एडेनिन आ जाएगा हमेशा। डीएनए ऐसे ही एक दूसरे से बॉन्ड बना के इतने हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। एडेनिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने देखा 3 चीज़ें। पहला, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं तो कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं। पहला है ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड से, और दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड से। मतलब जब कंपोनेंट ऑफ डीएनए जुड़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ डीएनए जब एग्रीगेट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ डीएनए, कंपोनेंट ऑफ डीएनए। दूसरा जब डीएनए जब जुड़ जाए, डीएनए के सारे कंपोनेंट जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बॉन्ड करेगा, न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ेगा तो बीच में कौन सा बन रहा है, फास्फोडाइस्टर। और तीसरा चीज़ है, जब दोनों न्यूक्लियोटाइड मिलके बना लेंगे स्टैंड। अब डीएनए का स्टैंड जब जुड़ेगा एक दूसरे से तब डीएनए कंप्लीट होगा। तो डीएनए के स्टैंड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करेगा, एग्रीगेट to the strand of डीएनए। मतलब डीएनए के दोनों स्टैंड को जोड़ेगा। बस हो गया, मतलब सारे डीएनए के कंपोनेंट जुड़ गए। अब डीएनए पैकेजिंग करके बनाएगा मतलब क्रोमैटिन थ्रेड जो है कम न्यूक्लियस में पड़ा रहेगा। अब न्यूक्लियस के अंदर से वो सारे काम को रेगुलेट करेगा सेल के अंदर। तो स्ट्रक्चर पूरा हो गया दोस्तों। इसमें एक और चीज़ रह गई दोस्तों कि पिच क्या होता है। देखिए, जो ये डीएनए जो ऐंठता है तो ऐंठन में एक ऐंठन से दूसरे ऐंठन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच ऑफ डीएनए। ये देखिए, ये दोनों, ये दूरी जो होती है इसे पिच कहते हैं। और ये होती है 3.4 नैनोमीटर के। यहाँ पे बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं 3.4 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों। और ये जो है 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी
वो होती है 0.34 नैनोमीटर। ओके दोस्तों, तो पिच कोई पूछे तो बताएंगे 3.4 नैनोमीटर। और इन दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस कोई पूछे, इंटर नाइट्रोजनस बेस की डिस्टेंस कोई पूछे तो होगी 0.34 नैनोमीटर की। ओके दोस्तों, अब ये डीएनए पूरा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।